कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और आज का टॉपिक है कॉस्ट शीट। वैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और इसका जो चैप्टर नंबर 6 है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा आज की क्लास में। 1 घंटे की क्लास रखते हैं और इसमें हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं कॉस्ट शीट के बारे में। पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कॉस्ट शीट क्या होती है, और उससे बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज कर आएंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर आएंगे। रट्टाफिकेशन नहीं, जो चीज़ समझाई है उसको वैसे ही रिवाइज करना है, उसे वैसे ही समझना है। अगर मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप सिर्फ खरीद कर बेच रहे हो, अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऐड कर दोगे, तो उसे समझोगे कि हाँ ये फॉर्मूला क्या कहता है। अगर समझ कर आओगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कॉस्ट शीट क्या होती है उसका एक मैं ब्रीफ आपको यहाँ आइडिया देता हूँ। बस एक टेबुलर फॉर्मेट बनाना है किसी भी एंटिटी का, किसी भी सर्टेन पीरियड का। मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ का बना रहे हो तो अप्रैल लिखोगे, अगर अप्रैल से जून का बना रहे हो तो अप्रैल से जून लिखोगे, या जून क्वार्टर लिखोगे। तो जिस भी पीरियड का बना रहे हो पीरियड आप ऊपर लिखोगे, और जितनी भी क्वांटिटी के लिए बना रहे हो वो क्वांटिटी आप यहाँ लिखोगे। मैं मान रहा हूँ कि मैं 10,000 यूनिट्स के लिए बना रहा हूँ। कॉस्ट शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जितनी जितनी कॉस्ट लगी है उसका ब्रेकअप लिखना है, और उसको मैं कॉस्ट शीट बोलता हूँ। जैसे कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल इन 10,000 यूनिट्स के लिए कितना लगा, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना खरीदा नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। हाँ, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बिल्कुल है सर। मैं 10,000 यूनिट के लिए मेरा कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, मेरा कितना डायरेक्ट लेबर लगा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, कितनी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट आई, ये आप कॉस्ट शीट में प्रेजेंटेशन करोगे। कितना मेरा इन 10,000 यूनिट्स के लिए, या जितनी भी यूनिट्स आप बना रहे हो उसके लिए फैक्ट्री में ओवरहेड्स लगे, कितना मेरा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और कितना मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जो अभी बचा हुआ है, जिस पर काम आगे होना बाकी है। उसके बाद आप देखोगे कि हाँ अगर मेरी कुछ और एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं तो आप उन्हें ऐड करोगे जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। अगर कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं आपके, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, तो उसको आप ऐड करोगे। फिर आपको पता लग जाएगी कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये मेरी प्रोड्यूस करने की जो फैक्ट्री में मैं कॉस्ट इनकर करता हूँ उतनी आई है। अब ये आपने जो प्रोड्यूस करा उसकी कॉस्ट आ गई है, पर जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट अभी नहीं आई है। तो मैंने 10,000 यूनिट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस करी है 10,000 यूनिट्स, उसकी मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली। अब हम देखते हैं जो हमने बेचा उसके लिए हमने कितनी कॉस्ट इनकर करी। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट का, और जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश प्रोडक्ट का, वो प्लस और माइनस कर दोगे। इतना तो आपने बनाया, 10,000 यूनिट्स आपने बनाई, उसकी आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दी। फिर आपने कुछ ओपनिंग स्टॉक था आपका फिनिश गुड्स का, वो आपने ऐड करा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, तो आपको पता लगा ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, जिसमें आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप ऐड कर दोगे, ताकि आपको पता लगे कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कि बेचने की कितनी कॉस्ट आएगी सारे एक्सपेंसेस ऐड कर। तो जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा इस प्रोडक्ट का 10,000 यूनिट्स का। तो यहां पर हम पूरे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 10,000 क्वांटिटी की। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट बनते हैं और हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ आएंगे, उससे जुड़ा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ आएगा, उससे जुड़ा हुआ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के लिए करे गए हैं, जितनी भी चीजें हैं उन 10,000 यूनिट्स के लिए आएगी। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने 5 प्रोडक्ट के लिए करे हों, पर मुझे यहाँ बताना है कि उन 10,000 पर मैंने कितना खर्चा किया, जो कि आपके पास डेटा नहीं होगा, क्योंकि बिल तो आपका टोटल आता है, फैक्ट्री का पावर की कॉस्ट टोटल आ गई, आपको तो ब्रेकअप चाहिए। तो ये सारी डिटेल हम कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। आज की क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। कॉस्ट शीट हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट आप बना रहे हैं जिसमें आप कॉस्ट के डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेकअप आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटीज आपने बनाई है, जिस भी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज बनाई है, प्रोड्यूस करी है, उसका आप डिटेल इस कॉस्ट शीट में दिखा रहे हैं, ब्रेकअप दिखा रहे हैं। तो जिस भी पीरियड का बना रहे हैं उसको आप लिखेंगे, जिस भी एंटिटी का बना रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, क्वांटिटीज जितने के लिए बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। फिर बस कुछ करना नहीं है, पर्टिकुलर्स है आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर ब्रेकअप पर, और उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर आपने कॉस्ट शीट पर यूनिट भी बना दी और टोटल कॉस्ट भी बना दी, दोनों बना दी। आप समझ रहे हैं?
दोनों बना दिया आपने, दोनों शो कर दिया। अगर दोनों अलग अलग बनाएंगे तो फिर से पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आपने एक ही फॉर्मेट में दोनों चीजें शो कर दी है। क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट आ गया। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि ये जो क्वांटिटी मैंने बनाई उसके लिए मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज करा है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने परचेज करा है 12,000 यूनिट्स, 10 रुपए के हिसाब से परचेज करा है। आप लोग करेंगे 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, 1,20,000। आंसर हो जाएगा गलत। जो रॉ मटेरियल आपने परचेज करा जरूरी नहीं कि सारा का सारा कंज्यूम किया हो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, जो क्वांटिटी फिनिश प्रोडक्ट की बनाई, उसको बनाने के लिए आपने डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम किया। तो उसको बनाने के लिए जितना कंज्यूम करा है उसको कैसे निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरा रॉ मटेरियल का इतना था, फिनिश प्रोडक्ट का नहीं सर, यहां पर रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का मेरा इतना ओपनिंग स्टॉक था जिसमें मैंने एडिशन करी और परचेज करी है। परचेज कॉस्ट या फिर उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट और सारा उसको स्टोर में लाने तक की जो कॉस्ट है वो आप ऐड कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, इतना मेरे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है। तो बैलेंस मतलब क्या आ गया कि इतना मैंने बैलेंस रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया है। बैलेंस आ गया, रॉ मटेरियल को मैंने कंज्यूम किया है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लेबर डायरेक्टली काम कर रही है। डायरेक्टली का समझते हैं जिसका कोरिलेशन बैठ सकता है कि एक लेबर 10 प्रोडक्ट बना सकती है, एक लेबर एक मशीन चला रही है जिससे इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसका डायरेक्टली कोरिलेशन प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, उस लेबर को मैं डायरेक्ट लेबर बोलूंगा। अब आपके क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि डायरेक्ट लेबर आपकी 10,000 रुपीज की लगी है, नहीं नहीं नहीं। आपके क्वेश्चन में बताया होगा कि एक लेबर एक प्रोडक्ट को 50 घंटे में बनाती है, या एक लेबर एक प्रोडक्ट को 5 घंटे में बनाती है, जो भी दे रखा होगा, और 1 घंटे के हिसाब से वो 100 रुपए लेती है। तो आपको क्वेश्चन में ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप दे रखा होगा, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाला ब्रेकअप जिसमें बाइफरकेशन होती है। तो ये जो आपको ब्रेकअप और बाइफरकेशन दे रखी होती है उसको जोड़कर आप लिखेंगे कि हाँ, मेरे जो 10,000 यूनिट है उसको बनाने के लिए मेरे कितने के लेबर आर लगेंगे, लेबर के घंटे लगेंगे, कितने लेबर काम करेगी, और 1 घंटे के लिए कितने चार्ज लेगी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पता लगेगा कि हाँ, इतनी मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर आपका कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जितनी क्वांटिटीज बनाओगे, उतना डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। जैसे कि आप अगर 1 यूनिट और बनाओगे तो रॉ मटेरियल आपको और चाहिए, एक और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे और चाहिए, सिमिलरली उस पर डायरेक्ट लेबर जो काम करेगी वो भी और चाहिए, मतलब उसके आवर्स और चाहिए। समझ रहे हो, लेबर तो एक हो सकती है, लेबर 10 हो सकती है, पर वो जितनी आवर्स काम कर रही है उसके लिए लेबर चाहिए ना। अगर आप एडिशनल प्रोडक्ट बनाओगे तो लेबर के आवर्स भी आपको और देने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर उस प्रोडक्ट का कोई रॉयल्टी जा रही है कि जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उसकी उतनी रॉयल्टी किसी और इंसान को देनी होगी, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ने आपको प्रोडक्ट का डिजाइन दिया, डिजाइन यानी कि एक शेप दी कि इस शेप में आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, मैंने पेटेंट कराया हुआ है, मैं आपको राइट देता हूं कि आप इस शेप में प्रोडक्ट को बनाओ, इस शेप में बॉटल बनाओ। तो कंपनी ने राइट्स ले लिया और उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी एक्सपेंस जो हो गया उनका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ऐसे और भी डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका मटेरियल लगा, फिर आपकी डायरेक्ट लेबर लगी, डायरेक्ट एक्सपेंस लगी, आपकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, जिसका दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट। तो नामों में कंफ्यूज मत होना, प्राइम कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है उसका सम को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, बस इतना ही समझना है। तो ये आपकी बेसिक कॉस्ट लगी। इसके बाद आप और कॉस्ट इनकर करेंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो फैक्ट्री में काम होगा उस फैक्ट्री में जो ओवरहेड इनकर होंगे उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड। वर्क का मतलब काम चल रहा है फैक्ट्री में, तो वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री में काम हो रहा है। ये जो चीजें आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने लिखा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है, तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसे आप ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना तो खर्चा पहले ही कर चुके हैं। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें मटेरियल भी कुछ लग चुका है, लेबर भी कुछ लग चुका है, ओवरहेड भी कुछ लग चुका है। तो पिछला इतना लग चुका था बट ओपनिंग में पड़ा था, तो वो तो आप ऐड करेंगे ही। साथ में जो अभी आपने मटेरियल लगाया, ऊपर लेबर लगाया, और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड लगाया जो कि ओपनिंग पर भी लगा होगा, कुछ पहले लग चुका था, कुछ अब लग गया, सारा का सारा ऐड हो गया।
पर एंड में कुछ ऐसा था जिस पर मटेरियल कुछ लग गया, लेबर लग गया, कुछ ओवरहेड भी लग गया, बट अभी वो बनकर नहीं निकला, तो उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर लेंगे। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में करना है। तो जितना काम हो गया उतने की ही कॉस्ट डालेंगे, इससे आपकी कॉस्टिंग हो जाती है, कॉस्ट निकल आती है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस कर दी, तो आपको पता लग गया कि हाँ मेरा टोटल इतना मटेरियल लगा था 10,000 यूनिट्स के लिए, जो भी मैंने मटेरियल कंज्यूम किया पूरे अप्रैल मंथ में वो मैंने सब का सब यहाँ डाला, जो भी मैंने लेबर कंज्यूम करी अप्रैल मंथ में यहाँ पर डाली, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगा अप्रैल के मंथ में यहाँ पर डाला मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड जो लगे जितनी यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा था उसके लिए, जो भी मेरे आवर्स वगैरह चले अप्रैल मंथ में वो मैंने ऊपर के खर्चे यहाँ पर ऐड करे, और जो मेरे पहले से कुछ लग चुके थे रॉ मटेरियल एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड, वो मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ था जो मेरा पूरा बना नहीं था, और कुछ पर मेरा लग गया बट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, उसे माइनस कर लिया। तो अल्टीमेटली आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री में जो भी खर्चे हुए वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी आ गई। अगर उससे जुड़े हुए फैक्ट्री में कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी लग जाती है, कई बार क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी लग जाती है, जो कि प्रोडक्ट के लिए ही होती है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए ही R&D किया जाता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए ही क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, और वहीं पर फैक्ट्री के अंदर कर लिया जाता है कि एक तरफ रिसर्च चल रही है, कुछ इंप्रूवमेंट चल रही है, एक तरफ क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है कि जो भी बन के निकले प्रोडक्ट उसमें हम सैंपल पर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका थोड़ा सा कॉस्ट जो फैक्ट्री में करा जा रहा है, जो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट लग रही है, R&D की कॉस्ट लग रही है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ध्यान देना, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो कि डायरेक्टली हम रिलेट कर पाए, तो उसको आप यहां पर मत लिखना। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री है या फिर जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहां पर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। तो ठीक है, अगर कुछ ऐसे ओवरहेड से ऊपर के खर्चे हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से तालमेल रखते हैं तो उनको हम ऐड कर लेंगे। कुछ आपकी जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, यानी कि जब प्रोडक्ट बनकर निकला तभी उसमें कुछ पैकिंग करनी जरूरी है ताकि हम उसको आगे रख पाएं। अगर हम वो इनिशियल पैकिंग ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो वो इनिशियल पैकिंग यहां पर करी गई है, उसकी कॉस्ट भी आप ऐड करेंगे। फैक्ट्री में ही पैकिंग करी जाती है, ये पैकिंग वो नहीं है जो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है, सेकेंडरी पैकिंग नहीं है, प्राइमरी पैकिंग है। मान के चलिए कि आप तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो ऑयल को अगर आप पैकेट में सैशे में डालेंगे ही नहीं तो उसको आगे आप ले जा ही नहीं सकते, उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े कंटेनर में बस एक ही जगह पर स्टोर रहेगा, उसे जो वेयर हाउस में रखने के लिए जरूरत है उतना आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट लगी है उसे भी आप ऐड करेंगे कि हाँ ये खर्चा भी लगा है। जो जो खर्चा लगेगा उसको आप ऐड करते रहेंगे सिस्टमैटिक ऑर्डर में, और उसको कॉस्ट शीट में हम शो कर सकते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, उसके बाद आपने और कुछ खर्चे देखे क्वालिटी कंट्रोल के, ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि आपके प्रोडक्शन रिलेटेड से तालमेल रखते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी से तालमेल रखते हैं। कोई प्राइमरी पैकिंग करी गई है और जो फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन करी थी तो जो स्क्रैप निकल कर आ गया, जो स्क्रैप निकल कर आ गया जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उस कबाड़ को बेचोगे तो जो रिकवरी हो गई उसको माइनस कर दो। इतनी सारी आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, किलो किलो का रॉ मटेरियल लगा रहे हो, बना रहे हो, लेबर काम कर रही है, बट अगर कुछ एक आध किलो का कुछ स्क्रैप निकल गया, वेस्ट मटेरियल निकल गया जिसको बेच सकते हैं मार्केट में, और बेचने के बाद उससे कुछ रिकवरी हो गई तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसको आप माइनस कर लीजिए, यहीं पर माइनस कर लीजिए, क्योंकि वेस्ट भी जो है वो फैक्ट्री में निकल रहा है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कम कर देगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी की बातें बता रहा हूं, और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में भी यहीं पर होता है। जो आपका फिनिश प्रोडक्ट का स्क्रैप होता है उसको तो आप अलग से दिखा सकते हैं P&L में, बट जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में स्क्रैप निकल रहा है और उससे बेचकर कुछ पैसे रिकवर हो गए, उसे आप यहीं पर माइनस कर देंगे कि ये मेरी कॉस्ट नेट हो गई। और ऐसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई कि जो भी आपने प्रोड्यूस करा उसकी ये कॉस्ट है सर। प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होती है ना, एक बार फैक्ट्री में प्राइमरी पैकिंग हो गई और जो स्क्रैप है वो निकल गया, कॉस्ट की रिकवरी हो गई, तो आपको पता लग गया कि ये नेट कॉस्ट आ गई मेरे फिनिश प्रोडक्ट की, जो मैंने प्रोड्यूस करे हैं, जो बेचे हैं वो नहीं, जो प्रोड्यूस करे हैं। यहां आप देखिए, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसका काम आपका हो गया, जो भी यूनिट्स आपने क्वांटिटीज आपने प्रोड्यूस करी है उसका डेटा लिखा था वो काम हो चुका है, उसकी कॉस्ट आ गई, उसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब जो है आप देखेंगे कि यार जो मैंने प्रीवियस पीरियड में प्रोड्यूस करा था और बिक नहीं पाई थी क्वांटिटीज, तो वो मेरे पास क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट में पड़ी हुई थी पिछले पीरियड के, जो कि मेरा इस बार ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो ओपनिंग आपने ऐड कर दिया, जो क्लोजिंग एंड में और बच गया उसको माइनस कर दिया, तो नेट आपको पता लग गया कि ये मेरे पास कॉस्ट है, जो मेरे गुड्स बिके उनकी कॉस्ट क्या है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं, और उसको हम ऐसे निकालते हैं इतनी बड़ी टेबल बनाकर। अब ये जो गुड्स आपने बेचे हैं, तो गुड्स को बेचने के लिए जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर था वो तो आपने माइनस कर दिया, पर और भी तो खर्चे लगते हैं, और भी तो स्टाफ मेंबर काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, इतने सारा स्टाफ बैठा हुआ है, खर्चा हो रहा है, उन सबका खर्चा। और जो बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा करेंगे आप, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, एजेंट्स बिठाएंगे, एजेंट्स को कमीशन देंगे, सारा का सारा जो खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पर आएगा। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट प्रोडक्ट को बेचने के लिए या प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ काम इनडायरेक्टली करने के लिए जरूरत है, जो कि कंपनी में, बिजनेस में हो रहा है। तो वो वाला खर्चा भी आप यहाँ पे डाल देंगे। हो सकता है कि आप 5 प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, मुझे तो सिर्फ इस प्रोडक्ट का चाहिए जिसकी मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं। तो यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं जिसके बेसिस पर हम डिसीजन ले पाए। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में तो आपके सारे प्रोडक्ट का डेटा बनता है, यहाँ पर जिसका मुझे चाहिए सिर्फ उसी प्रोडक्ट का मैं डेटा निकालता हूँ और उसी प्रोडक्ट का बनाता हूँ। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि टोटल आपकी कॉस्ट आ गई है, उसमें जब आप मार्जिन ऐड कर देंगे, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, तो सेल्स आ जाएगी। अल्टीमेटली देखा जाए, अगर आपके पास एक्चुअल बिल नहीं भी है तो भी आप एस्टिमेशन बेसिस पर बना सकते हैं कि मेरा इतना रॉ मटेरियल लगेगा, उसकी इतनी कॉस्ट मेरी आएगी, क्योंकि जो मैंने परचेज करा है, जो कोटेशंस वगैरह मंगाई है, उसमें ये प्राइस सेट किया हुआ है। जो लेबर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं 50 घंटे में काम हम कर देंगे, हमारा एवरेज है, और हम इतने रुपए लेंगे 1 घंटे के। जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो मुझे पता है कि हर प्रोडक्ट का मेरा इतना जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड है, वो मुझे पता है कि 1 घंटा काम होता है, ऑन एन एवरेज इतने की मेरी और ऊपर की कॉस्ट लग जाती है। तो मैंने एक एस्टीमेट लगा लिया है, उस बेसिस पर मैं प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकता हूं और एस्टीमेट कर सकता हूं कि हाँ यार, इस पर मुझे 20% का मार्जिन चाहिए, तो इतनी मैं अपनी सेल्स रख देता हूं, डिवाइड बाय क्वांटिटी जो मैं सेल करूंगा। यहां पर क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होगा, ऊपर क्वांटिटीज प्रोड्यूस से डिवाइड हो रहा था, और यहां पर क्वांटिटी क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है, और हम ये देख रहे हैं कितने हमने गुड्स बेचे, तो डिवाइड बाय जितने गुड्स मैंने बेचे, तो यहां आ जाएगा पर यूनिट मेरी क्या सेल प्राइस थी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी पर यूनिट। समझ रहे हो आप? जब आपने ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो आपके पास अब जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट आ गई। जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं ऐड करेंगे, तो सेलिंग प्राइस आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ इतना सेलिंग प्राइस रख लेते हैं। अगर कल को हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा, बट हाँ हम कॉस्ट से कम पर तो नहीं बेचेंगे कम से कम। समझ रहे हैं आप? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट शीट टेल्स अस अबाउट हाउ कॉस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग एज रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि एक आपकी फैक्ट्री है, उसको आप इमेजिन करिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम इमेजिन कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, तो कोई भी कॉस्ट आएगी आपको पता है कि हाँ ये कहाँ पर लगी है, किस हालात में लगी है, क्यों लगी है, और ये कहाँ पर इसको शो करना है। तो यहाँ पर फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में लाइट्स होगी, बिल्कुल होगी सर, लाइटिंग लगी होगी, इमेजिन करिए। अगर आपको इमेजिन करने में दिक्कत होती है तो गूगल पर आप फैक्ट्री टाइप कर लीजिए, उसकी इमेजेस आ जाएगी, और वो इमेजेस देखकर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी फैक्ट्री होती है। पावर जनरेटर लगाए, कई बार फैक्ट्री के अंदर हो सकता है, कई बार फैक्ट्री के बाहर हो सकता है। कुछ प्रोसेसेस लगे हुए हैं जहां पर प्रोसेस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस के बाहर लोग काम कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, और जो बाहर से सपोर्ट कर रही है लेबर वो इनडायरेक्ट लेबर है। जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ कैबिन्स बने हुए हैं, वो वहां पर कंट्रोल करते रहते हैं प्रोडक्शन की क्वालिटी को। क्वालिटी वालों का डिपार्टमेंट बना हुआ है, प्रोडक्शन वालों का जिनको टारगेट मीट करने हैं, मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, उनका डिपार्टमेंट बना हुआ है। और वहां अंदर एयर कंडीशनर लगे, तो है ऑफिस टाइप पर फैक्ट्री के अंदर। समझ रहे हो आप? कुछ कैबिन्स मैनेजर के लिए बने हुए हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं वहां पे। यहाँ पर कुछ स्टोर है, स्टोर में एक स्टोर कीपर होता है जिसके पास कंप्यूटर है, रिकॉर्ड डालता है कि इतना मेरा रॉ मटेरियल इशू हो गया, इतना मैंने परचेज करा, तो इतनी मेरे पास क्वांटिटी आ गई। रॉ मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, जरूरत पड़ती है आप परचेज करते हैं, जब आगे देना होता है सप्लाई तो रॉ मटेरियल को इशू करते हैं प्रोसेस में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, उससे फिर जो इनिशियल पैकिंग है वो होकर फिनिश प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में जाकर आप उसे रख सकते हैं। फिर जब बेचेंगे तो एक पैकिंग और करेंगे, कार्टन्स वगैरह में डालेंगे, और उसके बाद डिस्पैच कर देंगे। अब ये जो सेल हुई उसके लिए आपके सेल्स एजेंट हो सकते हैं जो आपको कॉल पर बताएंगे सर इतना ऑर्डर आया है। समझ रहे हो? उसके बाद कंपनी में एक ऑफिस हो सकता है, ऑफिस समझते हैं आप,
जहाँ पर लोग काम करते हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आईटी का डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। तो जहाँ पर अगर स्टोर कीपर को लगता है कि ऑर्डर करने की ज़रूरत है मुझे क्वांटिटी, तो वो यहाँ परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालेगा कि आप ऑर्डर कर दीजिए। तो परचेज डिपार्टमेंट फिर कोटेशन मंगवाएगी, कंपेयर करेगी कोटेशन सप्लायर की, लोएस्ट प्राइस होगा, हाईएस्ट क्वालिटी होगा, उसको चूज करेंगे कि हाँ भाई इस वाले बंदे से मुझे मंगाना है। तो आप अगर ऑडिट करने भी जाएंगे और इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो देखेंगे क्या एक ही सप्लायर से मंगाया जाता है, कोई सेटिंग है या फिर कंपटीशन है, कंपेयर करते हैं कोटेशन को और बेस्ट प्राइस चूज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी चूज करते हैं। अगर नहीं करते तो आप सजेशन देकर आएंगे ऐसा करो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा, जब ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हो सकता है कि यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी हो ऑर्डर का, उसके बाद हम ऑर्डर को अंदर लें, रॉ मटेरियल को स्टोर करें, और ये प्रोसेस ऐसा चलते रहता है। तो जब तक आपको ये प्रोसेस क्लियर नहीं है तब तक कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ने का मतलब नहीं है। और जैसे ही ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फैक्ट्री में ऐसे काम होता है, स्टोर भी होता है, फिनिश प्रोडक्ट का वेयर हाउस होता है, रॉ मटेरियल का स्टोर होता है, ऑफिस भी होता है, वहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर हो रही है, और क्या क्या कॉस्ट इनकर हो सकती है वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी इनकी इनकर हो रही है, यहाँ पर कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इनकर हो रही है, खाने पीने का बिल आता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती होगी, पर वो ऑफिस में हो रही है, वो ऑफिस में हो रही है। समझ रहे हो आप? यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ये एजेंट जो बेच रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिस्पैच कर रहे हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो ऐसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई कि हाँ ये सारी चीजें हो सकती है, तो जब प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस की कॉस्टिंग पढ़ेंगे। अगर आपको जानना है कि प्रोसेस 1 के बाद जो मटेरियल निकला उसकी कितनी कॉस्ट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। समझ रहे हो आप? और कॉस्ट शीट में हमने सारे डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उसको हमने पढ़ लिया। वैसे आपके पूरे के पूरे कॉस्ट अकाउंटेंसी में कोई फॉर्मेट नहीं है, आप चाहें तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही आप स्टार्ट करेंगे कॉमन सेंस है कि पहले मटेरियल लगेगा, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, डायरेक्ट कॉस्ट होगी, फैक्ट्री में खर्चे होंगे, फिर और खर्चे लगेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा फैक्ट्री में कुछ, उसे एडजस्ट करेंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट को एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, ऊपर के खर्चे और ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा टोटल कॉस्ट इतनी है, सेल्स में से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट तो आपके पास मार्जिन या प्रॉफिट आएगा। समझ गए आप? ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से। और फिलहाल हम आपका स्टार्ट करेंगे स्टडी मटेरियल से कॉस्ट शीट का चैप्टर। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको 90% पहले करवा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकता है, उन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहा हूँ। ये जो कॉस्ट शीट है इसका यहाँ फॉर्मेट वगैरह दे रखा है, और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है क्या होती है वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। आपको ये सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है हम कर चुके हैं, हमने नोट्स में करवा दिया आपको। एक एक जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है वो आपको करवा दिया, समझा दिया। मैं आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन करवाऊंगा। अब इलस्ट्रेशन, यही इलस्ट्रेशन अगर मैं नोट्स में लिखूं तो डबल मेहनत है। बुक में दे रखी है, फिर नोट्स में मैं इसको राइट डाउन करूं, फिर इसका आंसर आपको करवाऊं, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से ही, बुक से ही करवा दूंगा ताकि सबके लिए स्टैंडर्ड हो जाए कि हमने बुक भी कवर कर ली और हमने नोट्स में कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए। आज आपका चैप्टर नंबर 6 कवर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या लिखा है देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। एक एक वर्ड का पहले मीनिंग समझोगे। किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा है और अप्रैल मंथ की बात कर रहा है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगा जिसको इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि 1,80,000 की कॉस्ट लगी है, आपका काम आसान कर दिया। ये भी हो सकता था कि वो देते कि रॉ मटेरियल इतने परचेज करें, ये भी हो सकता था बोलते कि रॉ मटेरियल की परचेज की पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहे वो कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की पर यूनिट की कॉस्ट दे दी आपको और बोला कि एक यूनिट का इतना कॉस्ट आता है, टोटल इतने यूनिट्स कंज्यूम करे हैं, बताओ इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था। कॉम्प्लेक्स कितना भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि रॉ मटेरियल का 1,80,000 का कॉस्ट लगा है, सिंपल। डायरेक्ट लेबर जो है जिसको वेजेस भी बोलते हैं, 90,000 की मेरी कॉस्ट आई है, डायरेक्टली बोल दिया। अगर आप मशीन आवर्स देखेंगे तो कह रहे हैं कि कितने घंटे मशीन चली। अब हो सकता है कि 4 मशीनों, हो सकता है 5 मशीनों, कितनी भी मशीनें हो, सारी मशीनें जिन्होंने प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करी है, टोटल जो है 10,000 आवर्स चली है। आवर्स में डेटा दे रखा है तो आप आवर्स में समझेंगे। 1 घंटे की जो रेट है वो 8 रुपए की है, यानी कि जो मशीन चलती है, जो खर्चा इनकर होता है 8 रुपए का होता है पर आवर, और टोटल 10,000 आवर्स मशीन चली। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओवरहेड है वो 35,000 के लगे। सेलिंग ओवरहेड है वो पर यूनिट में दे दिए। देखो कितनी चालाकी है,
कहीं पर तो टोटल दे रहे हैं, कहीं पर यूनिट दे रहे हैं। तो अगर पर यूनिट दे दिए तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो। सेलिंग ओवरहेड जो है वो हमेशा यूनिट सोल्ड पर लगेंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखिए जो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो हो सकता है कि नोट्स में सारी चीज़ें ना हो, नोट्स में वही है जो आपको एग्जाम टाइम के लिए रिवाइज करना है। एडिशनल बातें मैंने पिछली क्लास में बताई थी, इस क्लास में ही बता रहा हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई कि पर यूनिट भी दे सकते हैं, टोटल भी दे सकते हैं, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ पर यूनिट में दिया है तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी जो बात बता रहा हूँ उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना कि जो सेलिंग ओवरहेड है वो सेलिंग पर लगेंगे, जितनी सेल्स करिए उस पर लगेंगे। आपने बनाई 20,000 यूनिट, आपने 20,000 यूनिट बनाई, 5,000 यूनिट बेची, तो जो यूनिट बेची है सेलिंग का खर्चा जो आएगा, सेलिंग के लिए जो ओवरहेड लगेंगे ऊपर के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो जितनी यूनिट्स आप बेच रहे हो उस पर लगेंगे ना। अगर आपने 5,000 यूनिट बेची तो 5,000 यूनिट जो बिकी है तभी तो कॉस्ट आई होगी, एजेंट को कमीशन देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5,000 यूनिट जो बिक रही है उसी पर कॉस्ट इनकर हुई है। अब कहीं पता लगे कि सेलिंग ओवरहेड है 5 रुपए पर यूनिट है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4,000 से कि 4,000 यूनिट मैंने जो प्रोड्यूस करी है उसके लिए मेरी 5 रुपए एक यूनिट के लिए लगी है, तो टोटल 20,000 की कॉस्ट लगी होगी सेलिंग ओवरहेड। जबकि ऐसा नहीं है, सेलिंग ओवरहेड तो यूनिट्स जो बेचे हैं उस पर लगेगी। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 125 पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर द मंथ आपको निकालना है। अब सारी चीजें तो डायरेक्टली दे रखी है, बस उसको प्लस ही तो करना है। क्या मैं इसका आपको अलग से फॉर्मेट बनाकर करके दिखाऊं या डायरेक्टली ऐड कर यहीं पे दिखा दूं? आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस करा वो है 4,000 यूनिट, जो मंथ है वो आप ऊपर लिखेंगे अप्रैल मंथ, अप्रैल 19 है, अप्रैल 20 है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। और फिर रॉ मटेरियल लगा 1,80,000, 4,000 यूनिट्स के लिए लगा, दे रखा है, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन जितनी गिवन है उससे मैं यही इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि रॉ मटेरियल मेरा जो 1,80,000 का लगा है वो 4,000 यूनिट्स पर लगा होगा। मेरी प्रिजम्पशन है, क्योंकि और डेटा गिवन नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ना क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ नहीं गिवन है। तो ठीक है 1,80,000 जो है मेरा लग गया रॉ मटेरियल, और 4,000 यूनिट है, 4,000 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया पर यूनिट कितना लगा। अभी जो पर यूनिट है ये फिनिश प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है। डायरेक्ट वेजेस 90,000 गिवन है, मल्टी डिवाइड कर दिया आपने 4,000 से, आ गया 22.50। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन ही नहीं है तो जीरो है, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, जो जीरो है उसको क्या शो करना, इस बात का ध्यान रखना। आप जो चीज़ है उसको शो करना। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट आ गई आपकी। फैक्ट्री में आपके और खर्चे लगे, 10,000 आवर्स मशीन चली है और 8 रुपये एक घंटे के लगे हैं, तो उस हिसाब से 80,000 रुपीज़ लग गए। 80,000 को 4,000 से डिवाइड किया, यानी कि 4,000 से डिवाइड करते चल रहे हो यहाँ पर आप, यहाँ तक, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा 4,000। कॉस्ट शीट हमेशा किसके लिए बनती है, आउटपुट के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ गई। फिनिश प्रोडक्ट जो है 4,000 यूनिट्स आपने बनाए, 3,600 बेचे, तो 400 यूनिट बच गई। ओपनिंग में कितना था मालूम नहीं, मान लेते हैं जीरो है भाई, क्योंकि गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो मान लेते हैं बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, और उन एजम्पशंस को आप लिख कर आ सकते हैं कि हाँ ये जो मैंने 4,000 बनाई है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,50,000 है, और एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी 87.50 रुपीज आ रही है। अब ये जो कॉस्ट है ये आपकी 4,000 की है, तो 4,000 की ये कॉस्ट है, तो 400 की कितनी होगी, 400 की कितनी होगी, पर यूनिट कॉस्ट है 87.50, तो 400 यूनिट जो आपके नहीं बिके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है क्लोजिंग स्टॉक में जो जाएगा उसकी कॉस्ट आ गई 35,000। तो 35,000 आ गई 400 यूनिट की कॉस्ट जो नहीं बिके आपके क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट में बचे हुए हैं। अब जो आपकी यूनिट्स बिक रही है 3,15,000 जो कॉस्ट आई है, जो यूनिट्स आपकी बिकेगी 3,600 यूनिट्स, 4,000 के लिए आपने बनाया, उसका काम हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। अब जो बात कर रहे हैं वो यूनिट्स जो बेची उसकी बात कर रहे हैं। एक यूनिट की कॉस्ट थी 87.50, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और इनकर करे, आपने सेलिंग ओवरहेड और इनकर करे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी यहीं पर लग रहे हैं। समझ रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी यहां पर लग रहे हैं। जो यूनिट्स आपने बेची है उसी की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। जो यूनिट्स आपने बेचे ही नहीं उसको तो आपने साइड में कर दिया कि फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनकर तैयार हो गए, तैयार होकर आपने उसको अलग से स्टोर कर लिया, उसका कोई काम नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री है, कॉस्ट है वो आपकी। अगर हम उसी पर और कॉस्ट डालते रहेंगे तो जस्टिफाई नहीं होगा। जो यूनिट्स हम बेच रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि हाँ ये यूनिट्स मेरे बिके, ये मेरे पीएनएल में आएंगे,
और वहां पर मेरे और खर्चा लगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड मेरा इतना लग गया, सेलिंग का मेरा इतना लग गया, 3600 यूनिट्स में बेच रहा हूँ, 5 रुपए एक यूनिट के आ रहे हैं, तो 18,000 मेरे और लग गए। और जो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आ गई 3,68,000। बेचा कितने में सर? 125 रुपए में बेचा। कहां दे रखा है? क्वेश्चन में ही गिवन होगा। सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल सम होता है, वैसे ही आपको करना है कॉस्ट अकाउंटेंसी में, क्वेश्चन में आंसर छुपा है। तो सेलिंग प्राइस है 125, प्रॉफिट की स्टेटमेंट बोला आपने, कहा ठीक है भाई 3600 यूनिट्स मैंने बेचा, 125 रुपए के हिसाब से बेचा, टोटल मैंने इतना कमाया। टोटल कॉस्ट मत लिखो, रुपीज लिखो सिर्फ। 4,50,000 मैंने कमाया, उसमें से मैंने कॉस्ट माइनस कर दी, सारी की सारी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करा, यानी सारी कॉस्ट माइनस कर दी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगे इस प्रोडक्ट के लिए, जो आपके सेलिंग ओवरहेड लगे इस प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हूं, पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा, पूरे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, माइनस कर दिया, तो इस प्रोडक्ट से आपका प्रॉफिट 82,000 का आ गया। यही तो कॉस्ट शीट है, और क्या है? बस यही तो काम करना है आपको। 4 नंबर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेट बनाया, अपना कॉमन सेंस लगाया, आंसर कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मैं डबल डबल मेहनत में यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। जो आपकी बुक में दे रखा है उस बुक का मैं सारा कवर करवा रहा हूँ, तो इसी को मैं नोट्स में दोबारा नहीं लिखवाने वाला। अगर आप लिखना चाहें, सैंपल पर एक करना चाहें, तो इस इलस्ट्रेशन को नोट डाउन कर लीजिए या इसका प्रिंट आउट लगा लीजिए और अपने नोट्स के पीछे इसको जोड़ लीजिए। समझ गए आप? या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल हैं, एक अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए। हाँ, जो ऐसे आएंगे जिसमें आपका इलस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, अगर कोई ऐसा चैप्टर आ गया जिसमें पहली इलस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको एग्जांपल्स भी लिखवाऊंगा। पहले आपके बेसिक एग्जांपल्स में क्लियर कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। यहां पर तो डायरेक्टली है, सीधा सीधा दे रखा है। आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून से 30 जून। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये देखना है कौन सी कंपनी है, कौन सा बिजनेस है। दूसरा काम करना है कौन से पीरियड की बात कर रहा है, 1 जून से 30 जून, 30 दिन की बात कर रहा है। आपके दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए कि 30 दिन का मेरे को डेटा गिवन है, 1 जून का डेटा गिवन है, 30 जून का डेटा गिवन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग दे रखा है, ये क्लोजिंग दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग क्लोजिंग। रॉ मटेरियल परचेज करे हैं 4,80,000 के परचेज करे हैं, कंज्यूम नहीं करे हैं। कंज्यूम कितना करे देखेंगे भाई, हमें नहीं पता। वेजेस कितनी पे करिए, ये रही सर। फैक्ट्री में और खर्चे कितने लगे, ये रहे सर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे वो ये रहे जो डायरेक्टली रिलेटेड है। फैक्ट्री के अंदर नहीं हुए बट प्रोडक्शन के लिए हुए खर्चे फैक्ट्री के बाहर, डायरेक्टली रिलेटेड थे। प्रोडक्शन नहीं होती तो ये वाले खर्चे नहीं होते। समझ रहे हो आप? जिसके एग्जांपल जो है हम ओवरहेड के चैप्टर में करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगा इतना और सेल्स आपने करी 10 लाख की। आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है। 5 नंबर का आपका ये आ गया, 8 नंबर का भी आ सकता है। बस यही करना है, यही करना है। पता नहीं क्या कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या मुश्किल बनाई हुई है ही नहीं कुछ कॉस्ट अकाउंटेंसी में। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, फिर भी एग्जामिनेशन 66 नंबर आए थे, 67 नंबर आए थे कॉस्ट अकाउंटेंसी में, 66 ITSM में थे। कुछ आता ही नहीं था पेपर में, मुझे लगा 40 नंबर आएंगे, कुछ आता ही नहीं था। सिर्फ फॉर्मेट बनाया, नॉर्मल अपने आंसर करे पार्ट बाय पार्ट जितना आता था, और नंबर आपकी एग्जामिनेशन आ गई। बहुत आसान है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कितने कंज्यूम हुए भाई देख लेते हैं। एक एक अक्षर को पढ़ोगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखो आप, रॉ मटेरियल की बात करी गई है तो रॉ मटेरियल ओपनिंग में इतना है, क्लोजिंग में इतना गिवन है, अमाउंट की टर्म्स में गिवन है। मैंने बताया ना, अगर अमाउंट की टर्म्स में गिवन है तो उसमें बात करेंगे, पर यूनिट गिवन है उसमें बात करेंगे, और नहीं है तो पहले कन्वर्ट करेंगे। यहां पर अमाउंट की टर्म्स में गिवन है, यहां पर परचेज करिए अमाउंट की टर्म्स में रॉ मटेरियल गिवन है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज आपने 4,80,000 का किया, जो क्लोजिंग आया वो 50,000 रुपीज का आपका बच गया। तो रुपी टर्म्स में बात कर रहे हैं तो 60 + 480 यानी कि कितना हो गया, 5,40,000 माइनस 50,000, 4,90,000। तो 4,90,000 जो आपका है वो क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहां इन्होंने कहीं पर नहीं लिखा, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है, नहीं लिखा।
इन्होंने कहा कि कॉस्ट शीट बनानी है, नहीं, आपने कहा कि स्टेटमेंट बनाओ, सिंपल एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें सारी डिटेल शो हो जाए। अब उस स्टेटमेंट को हम कॉस्ट शीट ही बोलते हैं। तो स्टेटमेंट आपने जो बोला स्टेटमेंट बनानी है, आपने कहा ठीक है स्टेटमेंट बनाएंगे, जून मंथ की स्टेटमेंट बनाएंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल इतना था, परचेज करा कुछ, क्लोजिंग तो रॉ मटेरियल मैंने इतना कंज्यूम किया। कुछ आपके डायरेक्ट वेजेस लगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, वो कहाँ दे रखा है, 2,40,000। तो डायरेक्ट खर्चे लग गए, वो आपने ऐड कर दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं कुछ, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट जितनी थी वो आ गई, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं जिसको। तो पार्ट बी का आंसर आपने कर दिया प्राइम कॉस्ट, 2 नंबर आपके आ गए। अब फैक्ट्री कॉस्ट बताओ कितनी है। तो फैक्ट्री के जो खर्चे लगे, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपीज के दे रखे हैं, आपने ऐड कर दिए। तो आपके पास वर्क कॉस्ट आ गई, आपके पास वर्क्स कॉस्ट आ गई। पर फैक्ट्री में तो वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, और जो ये खर्चे लगे हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड्स वगैरह लगे हैं, जो मटेरियल वगैरह भी यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, जो लेबर वगैरह ने काम किया है, जो ये ओपनिंग के आधे अधूरे प्रोडक्ट थे पहले इस पर लगा होगा। तो 12,000 तो पहले ही लग चुका था, बाकी कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा होगा जिसको मैंने ऊपर ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि इस पर 50% पहले ही लग चुका था, 12,000 रुपये और भी लग गया, तो ठीक है, पहले इतना लगा, बाकी जो और लगा वो ऊपर इंक्लूड हो गया। तो टोटल जितना कॉस्ट लगा वो इस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश प्रोडक्ट में बनने के लिए जितना कॉस्ट लगा वो भी आ गया, और जो एडिशनल फिनिश प्रोडक्ट मैंने बनाया उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी वो भी मैंने ऊपर ऐड कर दी। माइनस कर दिया मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कि ऐसी मेरी कॉस्ट तो लग गई है, पर ये फिनिश प्रोडक्ट बनकर नहीं निकल रही हैं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करा तो पता लगा ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, जो यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं उसके लिए कितनी आपकी फैक्ट्री में कॉस्ट लगी, तो वो आपकी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। तो कितने नंबर हो गए, अब 3 नंबर हो गए। अब बताना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फैक्ट्री में आपके ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल लो, जो कि प्रोडक्शन से वास्ता रखते थे, तो उसको आप ऐड करोगे। 50,000 रुपीज प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते तो यहां पर ऐड भी नहीं करोगे, वो बाद में ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन से वास्ता रखते थे, आपने ऐड किया। और आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट एक्चुअल पता लग गई कि जो यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करें उसकी कॉस्ट कितनी आई है। तो ये तो आपने प्रोड्यूस करें उसकी कॉस्ट आ रही है। कुछ आपका ओपनिंग का फिनिश प्रोडक्ट होगा, फिनिश गुड्स होंगे ओपनिंग के 90,000 के, कुछ आपके क्लोजिंग के फिनिश गुड्स हैं। क्वेश्चन में ही गिवन है सर, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखे, यहीं पर गिवन है, यहाँ आप देख सकते हो, ओपनिंग का फिनिश प्रोडक्ट, क्लोजिंग का फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपने ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट ऐड करा, क्लोजिंग माइनस करा, तो पता लगा अच्छा इतने गुड्स हैं, इतने गुड्स जो मेरे बिके हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई है, जो मेरे गुड्स बिके हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई है। हाँ, बेचने के लिए मैंने कुछ और खर्चे करे, वो ऐड कर दिया। और सेल्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीज की, तो यहां पर आपका नेट प्रॉफिट आ गया। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ गया, यानी कि ये ब्लैंक फिगर थी, यहां पर आपको निकालना था। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, सारा ऐड कर कर आपने यहां पर सेल्स देखा 10 लाख की है, और 10 लाख में से जब माइनस करा कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो यही है आपकी कॉस्ट शीट के जो मैंने इलस्ट्रेशंस करवाई आपको। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा भी हो सकता है, बट आपकी बुक में ही नहीं गिवन है, तो इसके लिए पहले मैं आपका स्टडी मटेरियल कराऊंगा, और उसके बाद मुझे लगेगा कुछ इलस्ट्रेशंस और करवा देनी चाहिए तो वो भी कराऊंगा। ये आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, पर अभी आपको होमवर्क में देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा। थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग लग सकता है, और अगर आप बिना देखे कर पाते हैं तो समझ लेना कि आपके सब कॉन्सेप्ट सही चल रहे हैं। कहीं पे दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको कॉस्ट शीट के ही ये दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर हम आगे वाले कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 1 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 हो जाएगा, तो 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट मटीरियल कॉस्टिंग। कुछ क्लासेस मटीरियल कॉस्टिंग की लगेगी, कुछ लेबर की, कुछ ओवरहेड की, कुछ प्रोसेस की, तो 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस लगेगी, उनकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपके ऐसे ही सारे चैप्टर्स लगभग 50-60% कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको देखना होगा। जैसे कॉस्ट शीट क्या होती है उसको आपने यहाँ देखा, उसके 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे, फॉर्मेट डिस्कस करा, कॉन्सेप्ट को समझा, फैक्ट्री को इमेजिन करा, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। तो वो आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करिएगा, फेयर कॉपी में मत करिएगा। फेयर कॉपी में सिर्फ नोट्स लिखने हैं आपको, जो बातें मैंने एडिशनल बताई उसको आप स्टार डाल के लिख सकते हैं, और अगर कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस करा उसको आप लिख सकते हैं समझने के लिए, बेसिक एग्जाम्पल, और एक एडवांस्ड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यानी कि एक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लिया, एडवांस से जो उसकी ट्रिक्स वगैरह है वो भी आपने अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर लिया।
तो एक बार हम कल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने नोट्स में कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करो, इन्जॉय करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्लासेस नहीं, क्लासेस तो सिर्फ आप ही लोग देख सकते हैं, बट हाँ फ्री नोट्स हैं उसको शेयर कर सकते हो, या जिन्हें बैच लेना उन्हें बता सकते हो, अफोर्डेबल बैच है, वो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपके थ्रू आएंगे, आप अगर रेफरेंस देंगे तो उसमें उन्हें डिस्काउंट भी मिल सकता है। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।